उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट के साथ में एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चौथे चरण के चुनाव को लेकर वोटिंग के आंकड़े इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों किस तरीके का रहा है वोटिंग पैटर्न बताएंगे, इसके बारे में विस्तार से जानकारी चलेंगे। एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर अखिलेश यादव ने चौथे चरण को लेकर क्या कुछ कहा है दोस्तों, इसी के साथ में आपको बताएंगे यूक्रेन के अंदर चल रहे रूस की बमबारी के बीच फंसे भारतीयों को छोड़कर नरेंद्र मोदी क्यों कर रहे हैं दोस्तों रैली, और देश के अंदर जबरदस्त आलोचना इस पूरे मामले पर भी हो रही है। इसी के साथ में चलेंगे करके सभी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी उत्तर प्रदेश के चौथे चरण के चुनाव तक ही पूरी तरीके से बदलाव की स्थिति स्पष्ट देखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि चौथे चरण के आंकड़े के मुताबिक आप लोग की क्या कुछ राय है। 59 में से कितनी सीटें, अब जो अपडेटेड आंकड़ा आया है उसमें किसके पक्ष में कितनी सीटें जा रही है, लिखकर जरूर बताइएगा। चलते सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अखिलेश यादव ने चौथे चरण के चुनाव को लेकर दोस्तों बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि चौथे चरण में ही सपा गठबंधन की सरकार को साकार करने वाली उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले 3 चरण के अंदर सपा गठबंधन सरकार को और भी सशक्त बनाने के लिए जनता वोट डाले। जिस तरीके का उत्साह जनता ने पिछले 4 चरणों के चुनाव में दिखाया है, ऐसा ही उत्साह आगे भी जारी रखे। और इसी के साथ उन्होंने सबको शुक्रिया करते हुए कहा कि भाजपा खत्म। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के 9 जिलों के 59 सीटों पर 624 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। लेकिन जो बड़ी अपडेट है वो ये कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 2017 के विधानसभा चुनाव में 62.55% वोटिंग डाली गई थी, जबकि 2019 के अंदर दोस्तों 60% के आसपास वोटिंग हुई थी। ऐसे में आपको बता दें कि चौथे चरण के चुनाव के वोटिंग ट्रेंड को देखें तो पिछले चुनाव से 1% कम वोटिंग हुई है। लेकिन दोस्तों सिख और किसान बहुल इलाकों के अंदर जमकर मतदान की खबरें हैं। इस फेज में किसानों का काफी ज्यादा असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि तराई का बेल्ट है और इसीलिए सिख आबादी बड़ी संख्या में है, जिसमें दोस्तों पीलीभीत के अंदर 67% की वोटिंग हुई है, जहां पर सिख बहुल्य ये क्षेत्र है। लखीमपुर के अंदर भी 66% वोटिंग की गई है, सीतापुर में 62%, वहीं पर हरदोई के अंदर 58% की अपडेट आ रही है, वहीं पर उन्नाव में 57% और लखनऊ के अंदर 60% वोटिंग हुई है। रायबरेली में 61% वोटिंग की गई है, जबकि बांदा के अंदर 60% वोटिंग हुई है। फतेहपुर के अंदर 60% वोटिंग की खबर आ रही है। पिछली बार के चुनाव से कुल मिलाकर 1% के वोटिंग की गिरावट है, यानी दोस्तों शहरों के क्षेत्र के अंदर खासा गिरावट देखने को मिल रही है। 4-4%, 5-5% वोट इस बार कम पड़े हैं, यानी कुल मिलाकर राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी खासकर जो शहरी क्षेत्रों के अंदर मजबूत होती है, उन इलाकों से कम वोटिंग की खबरें सामने आ रही है। इसको आप किसके पक्ष में देखते हैं, लिखकर जरूर बताइएगा। इसी बीच आपको बताते चले कि वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन की तरफ से भी कहा गया कि 4 फेज में पूरी गर्मी निकल चुकी है, पूर्वांचल अब शिमला बनेगा, क्या है आपका फीडबैक, इस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है। साथ साथ दोस्तों कई सारे और पत्रकारों का मानना है जो पिछली बार सीटें जहां पर बीजेपी 40,000 से ज्यादा मतों से चुनाव जीती थी, उन सीटों पर बीजेपी के लिए स्थिति अच्छी है और बाकी की सीटों पर पूरा डामाडोल स्थिति दिखाई दे रहा है। दोस्तों कुल मिलाकर ऐसी 16 सीटें थी जहां पर बीजेपी को 40,000 से ज्यादा मतों से चुनाव जीतने का मौका मिला था 2017 के अंदर, और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बाकी जो 43 सीटें हैं वहां पर किस तरीके की स्थिति है। आप लोग की क्या कुछ राय रहेगी, स्पष्ट कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अखिलेश यादव ने अब तक के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले को लेकर दोस्तों एक पोस्ट लिखा है। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में तो बीजेपी का कोई योगदान नहीं था, इसलिए भाजपा के राज में नए तरीके का भारत छोड़ो आंदोलन है, जहां घोटालेबाज पैसा लेकर भारत छोड़कर जा रहे हैं। आम आदमी का केवाईसी करवाने वाले बैंक क्या इनका केवाईसी नहीं करवाते, ये भाजपा के तालमेल से होने वाला घोटाले का घाल मेल है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से दोस्तों गुजरात के अंदर शिपिंग कंपनी के द्वारा 23,000 करोड़ का चूना देश के बैंकों को लगाने के मामले पर यह टिप्पणी की गई है। यानी आप समझ सकते हैं कि देश के अंदर लगातार भ्रष्टाचार के एक से बढ़कर एक नए नए मामले सामने आ रहे हैं, ऐतिहासिक मामले सामने आ रहे हैं, यानी ऐसे घोटाले कभी देश ने देखे नहीं थे, उससे बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। लेकिन मीडिया में डिस्कशन आप लोग को दिखाई नहीं पड़ेगा, आप लोग जानते हैं इसके पीछे क्या है बड़ा कारण। वहीं पर अखिलेश यादव ने फिर से मुद्दा उठाते हुए जनता के बीच में ये सवाल रखे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध पर अपनी टिप्पणी करते हुए कहा कि यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय प्रवासियों और स्टूडेंट को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए भारत सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर तत्काल सक्रिय हो जाए। परिवार वाले यूक्रेन में पढ़ रहे अपने बच्चों को सुरक्षित वापस लाने के लिए बहुत चिंतित है, भारत सरकार तुरंत अपना दायित्व निभाए। साथ साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर है, जहां पर जो लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जो छात्र फंसे हुए हैं, उनसे हजारों रुपए की उगाही की जा रही है। यानी एक तरीके से यूक्रेन में जिस तरीके के हालात है उससे लोगों को जान बचाना ही उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को बचाने की बजाय यूपी में योगी आदित्यनाथ को जिताने में व्यस्त है। रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन में करीब 20,000 से ज्यादा भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं। इनमें से बड़ी संख्या में छात्र हैं जो पढ़ाई के लिए भारत से यूक्रेन गए हुए हैं। इन्हीं छात्रों में से एक राजस्थान के एक स्टूडेंट ने अपनी व्यथा वीडियो के माध्यम से शेयर की है। उसने बताया कि उनके घरों के आसपास में बम फोड़े जा रहे हैं दोस्तों, और हवाई हमले और फायरिंग की जा रही है। और इस पूरे मामले पर उन्होंने आगे जो अपनी टिप्पणी की है वो भारत सरकार के नीति को लेकर एक गंभीर सवाल खड़े करता है। स्टूडेंट कहती है कि कोई मिडिल क्लास फैमिली बच्चे को जो पढ़ा रहा है वो किस तरीके से 60,000 रुपए की टिकट कटवाकर
लेकर भारत जा सकता है, यानी भारत आने का किराया जो अमूमन 23,000 से 25,000 के बीच में होता है दोस्तों, आजकल 60,000 रुपए लिए जा रहे हैं। और खासकर बड़ी बात यह है कि भारत सरकार को इस पूरे मामले पर रिस्पॉन्स करना चाहिए। कम से कम मोदी सरकार को सभी को वापस लाने के लिए जबरदस्त कोशिश करनी चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी आजकल चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। इसी बीच आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस वाले युद्ध के मामले पर यूपी चुनाव में भी जयंत चौधरी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आरबीआई और मोदी सरकार को मैं नसीहत देता हूं कि उनको सबसे पहले जनता को राहत पहुंचाने के लिए कुछ और कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। दरअसल दोस्तों, युद्ध के हालात के कारण कच्चे तेल के इंपोर्ट में काफी ज्यादा दिक्कतें सामने आएंगी और क्रूड ऑयल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण देश के अंदर भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। इन्हीं मामले पर टिप्पणी करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि आरबीआई और मोदी सरकार को सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना चाहिए और क्रूड ऑयल यानी पेट्रोल डीजल की बढ़ने जा रही कीमतों को थामने के लिए और जनता को राहत पहुंचाने के लिए एक अतिरिक्त पैकेज की घोषणा की जानी चाहिए। इसी बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के गढ़ में सेंध मारने के लिए कांग्रेस पार्टी की मेगा रैली होने जा रही है। उत्तर प्रदेश के 4 चरणों के चुनाव खत्म होने के बाद 5वीं चरण का चुनाव 27 फरवरी को होगा और आज प्रचार का आखिरी दिन है दोस्तों। और ऐसे में 12 जिलों के 61 विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी यानी 2 दिन के बाद चुनाव होने वाला है और इसलिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाराणसी के अंदर रोड शो और डोर टू डोर कैंपेन करेंगी। मिली जानकारी के अनुसार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 3 से लेकर 5 मार्च तक काशी के प्रवास पर आ रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाराणसी की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो और डोर टू डोर कैंपेन करेंगी। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी बीजेपी को एक तरफा चुनाव करने की इजाजत नहीं दे रही है और इसी कारण ये भी खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से वाराणसी की गलियों में घूमने वाले हैं प्रचार प्रसार करने के लिए। एक और बड़ी अपडेट की माने तो भारतीयों को वापस लाने पर कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी, आप सभी का ख्याल करने की बजाय चुनावी रैली में हवा भर रहे हैं, मगर हमारे देश के देशवासियों को सकुशल वापस लाने की प्रार्थना हम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि हर मुश्किल के वक्त में मुंह फेर लेना और चुप्पी साध लेना नरेंद्र मोदी सरकार की आदत बन गई है। अब तक 20,000 से ज्यादा युवा यूक्रेन में फंसे हुए हैं, इस तरीके की आशंकाएं जाहिर की गई है। साथ साथ दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में फ्री राशन के इर्द गिर्द एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि नमक जो व्यक्ति दे रहा है, यानी जो सरकार नमक दे रही है, उसको वोट देना चाहिए, नमक का कर्ज अदा करना चाहिए। इस तरीके के दोस्तों नैरेटिव चलाए जा रहे हैं और जनता के बीच में ये फैलाने की कोशिश की जा रही है, जबकि सरकार का यानी वेलफेयर स्टेट में सरकार का काम होता है मूलभूत सुविधाएं जनता तक पहुंचाना। और इसी पूरे मामले पर तंज कसते हुए सूर्य प्रताप सिंह ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि नमक का ना पौवे का कर्ज उतारता। प्रधानमंत्री मोदी की रैली में एक भक्त यानी उन्होंने एक तस्वीर साझा की है जिसमें अमेठी की रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में एक तो जनता दिखाई नहीं दी दोस्तों, और जो बची कुछ जनता दिखाई दे रही थी उनमें से ज्यादातर लोग सोए हुए दिखाई दे रहे थे, जिस पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि पौवे का कर्ज चुकाया जा रहा है। इसी बीच एक और जानकारी की माने तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो 11 लाख पदों पर नौजवानों को डायरेक्ट नियुक्ति देंगे। अखिलेश यादव की तरफ से एक और जानकारी देते हुए बीजेपी सरकार पर मोर्चा खोला गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार पर अब जनता का भरोसा नहीं रहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो 11 लाख पदों पर नौजवानों की नियुक्ति कर देंगे। शहर में 3 विधानसभा सीटों के प्रत्याशी के साथ रामबाग स्थित सेवा समिति विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में रोड शो के दौरान उन्होंने जनता से एक बार फिर से वादा करते हुए कहा है कि हम पर भरोसा करिए, बेरोजगारी को लेकर हमारे पास ठोस पॉलिसी है जिसको इम्प्लीमेंट करेंगे और बेरोजगारी को पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए और समाप्त करके दिखाएंगे। दोस्तों साथ साथ आपको बता दें कि 4 चरण के चुनाव हो जाने के बाद बीजेपी के नेताओं को अब बीजेपी की हालत पतली दिखाई दे रही है और यही बड़ा कारण है कि अमित शाह ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को बुलाकर कहा है कि वाराणसी समेत पूरे काशी प्रांत के 71 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हर सीट पर जिताने की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ती जा रही है। पश्चिमी यूपी और मध्य यूपी के बाद अब बाकी के 3 चरणों के अंदर गोरक्ष प्रांत और काशी प्रांत की सीटों पर मतदान होने वाला है। इसमें वाराणसी समेत काशी प्रांत की 71 सीटें बीजेपी के लिए काफी अहम साबित हो गई है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा रहा है कि पार्टी सूत्रों के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कड़ी मेहनत के दम पर क्लीन स्वीप करने के लिए कहा है ताकि काशी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों की 71 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार को जिताया जा सके। वाराणसी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को बीजेपी के नेताओं से काशी की हर सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए कहा है। दोस्तों आपको बता दें कि इस तरीके की बीजेपी नेताओं की ये रणनीति नहीं है बल्कि मजबूरी है। उनको समझ में आने लगा है कि उनकी स्थिति काफी खराब है, जिसके कारण अब जैसे तैसे इन क्षेत्रों के अंदर बीजेपी अपने प्रभाव का और ज्यादा इस्तेमाल करके स्वीप करने की कोशिश करने की ट्राई कर रही है। हालांकि पूर्वांचल के क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा आवारा पशुओं का है, जिसके कारण बीजेपी को पहले ही भारी नुकसान होता नजर आ भी रहा है। आप लोग इस पर क्या कुछ राय है लिखकर जरूर बताइएगा। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो शाह के इस बयान के पीछे 3 मायने हैं। पश्चिमी यूपी में पिछली बार की तुलना में बीजेपी की हालत इस बार काफी पतली है। वहीं पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का गठबंधन बीजेपी को कड़ी टक्कर पहले, दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव में देता दिखाई दिया। वहीं पर अखिलेश यादव जयंत चौधरी के गठबंधन
गठबंधन के साथ ही बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा दोस्तों चौथे चरण के चुनाव के अंदर भी, और इसीलिए भाजपा आगे आने वाले 3 चरण के चुनाव में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से और मेहनत करके जैसे तैसे क्लीन स्वीप कराने की बातें कर रहे हैं। आप लोग इस पर क्या कुछ राय रहेगी स्पष्ट कीजिएगा। साथ साथ आपको बता दें कि यूपी के 5वें चरण को लेकर भी रण तेज हो गया है। 12 जिलों के 61 विधानसभा सीटों पर 27 तारीख को वोटिंग होने वाली है, जिसमें दोस्तों सालोन, जगदीशपुर, गौरीगंज, अमेठी, इसौली तमाम तरीके के सीटें हैं। कुल मिलाकर ये जो जिले हैं जिनका नाम कुछ इस प्रकार है, जिसमें अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा जिले में वोटिंग होने वाली है। कुल मिलाकर 693 उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। इसी के साथ में राजा भैया के गढ़ में पहुंचे अखिलेश यादव ने जोरदार तरीके से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुंडा के विधायक हमेशा किसी न किसी सरकार में मंत्री रहते थे, अब उनको मंत्री पद नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से कुंडा विधायक मंत्री पद के लिए तरस रहे हैं, वैसे ही उनको विधायक के पद पर कुंडी लगा दीजिए। इस तरह कुंडी बंद कर दो कि फिर खोल ना पाए। बिना नाम लिए राजा भैया पर जोरदार निशाना उन्होंने साधा है। और कुंडा की कानून व्यवस्था को लेकर भी दोस्तों उन्होंने एक और बीजेपी सरकार को अपने निशाने पर लिया। वहीं पर राजा भैया को भी बिल्कुल छोड़ने के मूड में दिखाई नहीं देते अखिलेश यादव। साथ साथ उन्होंने अपने पार्टी के प्रत्याशी गुलशन यादव के समर्थन में ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील भी की है। वहीं आपको बताते चले कि महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ राज्य के मंत्रियों का धरना जोरदार तरीके से जारी रहा। राज्य के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे और राजस्व मंत्री बाला साहेब थोराट, जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल के साथ साथ कई और मंत्री मौजूद रहे, जो राज्य के अंदर जिस तरीके से ईडी के द्वारा छापेमारी की जा रही है और उनके मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसका विरोध जाहिर किया गया है। उन्होंने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाविकास अघाड़ी सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मंत्रिमंडल सदस्यों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ये जोरदार विरोध भी किया गया है। साथ साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में पहुंचे आदित्य ठाकरे बोले, कहा योगी को सत्ता से बाहर करने की मैं जनता से अपील करता हूं। बीजेपी सरकार में जैसे पिछले 5 साल में कोई विकास नहीं हो पाया, ऐसा ही विकास आगे भी नहीं होगा अगर बीजेपी की सरकार बन जाती है तो। इसीलिए अपील करता हूं कि आप लोग इस पर पूरी तरीके से सचेत रहिए और इस बार सरकार बदल दीजिए। धर्मों के बीच में नफरत फैलाने से किसी राज्य का विकास नहीं हो सकता। इसी के साथ में योगी आदित्यनाथ को उत्तराखंड में कुटिया बनाकर दूंगा, वहीं पर आकर रहेंगे योगी आदित्यनाथ, क्योंकि चुनाव में उनकी हार हो रही है। कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड में सरकार बनाने का दावा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ये बातें कही है। उन्होंने कहा कि चुनाव घोषणा से पहले ही हमको ये जानकारी है, और ऐसे में दोस्तों हरीश रावत ने उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया। यूपी में भी बीजेपी की हार का दावा करते हुए सीएम पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने ये बातें कही है। इसी बीच आपको बता दें कि बिहार में रोजगार मांगने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। संख्या 3 गुना बढ़ चुकी है। केवल 10 महीने में 2,67,000 बेरोजगारों ने पोर्टल पर कराया है रजिस्ट्रेशन। बिहार में रोजगार मांगने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। कोरोना काल में देश विदेश की कंपनियों से बेरोजगार हुए लोग अब रोजगार के लिए तेजी से निबंधन करा रहे हैं। आलम यह है कि पिछले 5 साल की तुलना में इस बार जनवरी के महीने में ही रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी के कारण जनता ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है। इसी के साथ में दोस्तों अमित शाह का बेटा दुबई के शेखों के संग मिलकर करोड़ों रुपए कमाएगा और यूपी का युवा गोबर बेचेगा। आम आदमी पार्टी के नेता ने दागा है गंभीर सवाल। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के गोबर से इनकम वाले बयान के बहाने गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह पर निशाना साधा। संजय सिंह ने कहा कि अमित शाह का बेटा जब दुबई में जाकर शेखों के साथ में करोड़ रुपए कमाएगा और यूपी का युवा गोबर बेचेगा, क्या प्रधानमंत्री की यही नीति जनता को पीछे की ओर धकेल रही है, खासकर यूपी के युवाओं को पीछे की ओर धकेल रही है। और इसीलिए योगी सरकार को जनता को उखाड़ कर फेंकना चाहिए, उनकी जगह नई सरकार बननी चाहिए। उन्होंने ट्वीट करते हुए ये बातें कही है, सवाल खड़ा कर दिया है दोस्तों। और अमित शाह के बेटे जैसा आप जानते ही हैं कि बीसीसीआई के सचिव बना दिए गए हैं बिना किसी क्वालिफिकेशन के। अगर आप लोग कोई क्वालिफिकेशन जानते हैं जय शाह की तो लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ यूक्रेन में फंसे 180 कश्मीरी छात्रों ने भी सरकार पर दबाव बनाने के लिए श्रीनगर में इकट्ठा होकर उनके परिजनों ने विरोध भी किया है दोस्तों, और कहा है कि जल्द से जल्द सरकार को कदम उठाना चाहिए। प्रधानमंत्री को अपना चेहरा चमकाने और वोट मांगने से ऊपर उठकर जनता के लिए और उनके सुरक्षित भारत वापसी के लिए पूरे इंतजाम किए जाने चाहिए, न कि केवल मीडिया में बने रहने के लिए बैठ के करके जैसे तैसे सरकार कोई एक्शन ले रही है इस तरीके के नैरेटिव बिल्डअप करने चाहिए, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाकर उन सभी को वापस लाकर सुरक्षित उनके मातृभूमि तक पहुंचाना चाहिए दोस्तों। इसी बीच आपको बता दें कि सिद्धू के मीडिया सलाहकार बोले, कहा सबसे ज्यादा अनुशासनहीनता कांग्रेस पार्टी में है। नेताओं ने नवजोत सिंह सिद्धू को हराने के लिए हर संभव प्रयास किया। नवजोत सिंह सिद्धू के मीडिया सलाहकार सुरिंदर डल्ला ने कहा और उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के मंत्री और कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने सिद्धू को विधानसभा चुनाव हराने के लिए हर काम किया है। डल्ला का कहना है कि सबसे अधिक अनुशासनहीनता कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रही है। दूसरी ओर खडूरी साहिब से कांग्रेस पार्टी के सांसद जसबीर डिम्पा चुनाव परिणाम आने के बाद किसी बड़े धमाके के संकेत दे रहे हैं। एक और बड़ी अपडेट आ रही है जहां पर कांग्रेस पार्टी की अहम मीटिंग के दौरान शामिल नहीं हुए नवजोत सिंह सिद्धू चरणजीत सिंह चन्नी के अगुवाई में ये मीटिंग
मीटिंग की गई है दोस्तों, यानी सिद्धू पहले ही कांग्रेस पार्टी के अंदर कहीं न कहीं तलवारें खींचते दिखाई दे रहे हैं। और एक और जानकारी की माने तो सीएम योगी ने कहा था, खबरदार जो मुख्तार अंसारी से किसी ने मुलाकात की तो, लेकिन फिर भी मैंने बांदा जेल में जाकर उनसे मुलाकात की है। ये बयान ओपी राजभर ने दिया है। उन्होंने कहा कि हम मंत्री रहते हुए उनसे 7 बार बांदा में जाकर मुलाकात कर चुके, 11 बार रोपड़ में जाकर हमने उनसे मुलाकात की है, इसीलिए हमारा उनसे अच्छा संबंध है। उनके न्याय के लिए हम लगातार काम करते रहेंगे। वहीं पर आवारा मवेशियों की समस्या भाजपा की देन है, भूपेश बघेल ने ये टिप्पणी की है, जहां पर अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगने के लिए सदर विधानसभा मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। रामपुर खास के रानीगंज कैथौला में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बसपा सपा भाजपा तीनों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके की योजना हमने लागू की है, ऐसी ही योजना उत्तर प्रदेश में लागू करेंगे अगर हमारी सरकार बनती है तो। जनता को बहुत सहूलियत दी जाएगी, उनकी तरफ से ये वादा किया गया है। इसी के साथ में दल बदल कर गोवा भाजपा में शामिल 12 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि राजनेता वोट पाने के लिए जाति धर्म पर निर्भर रहते हैं, प्रदर्शन नहीं करते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जुर्माना भरते भरते बीत जाएगी दंगाइयों की 5 पीढ़ियां। शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने भी यूपी के अंदर योगी सरकार को सत्ता से बाहर करने की बात कही है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, जहां पर दोस्तों बॉम्बे हाईकोर्ट में गोवा पीठ ने बृहस्पतिवार को एक फैसला लिया है, जिसमें उस आदेश को कायम रखा है जिसमें 2019 के अंदर अपनी पार्टी छोड़कर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले 12 विधायकों को विधानसभा की सदस्यता को अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी। आपको बता दें कि 2017 के चुनाव में गोवा के अंदर कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन तकरीबन 12 विधायकों ने पार्टी छोड़ दिया था और इनके खिलाफ दोस्तों एंटी डिफेक्शन एक्ट के तहत सस्पेंड करने की बात की गई थी और मामला पहुंचा था कोर्ट में, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। यानी आप समझ सकते हैं कि नया चुनाव तो हो चुका है, लेकिन सवाल एक बार फिर से और गंभीर है कि देश के अंदर क्या न्यायपालिका इस तरीके से काम करेगी, क्या जुडिशरी इस तरीके के काम करेगी कि दूसरा असेंबली का सेशन भी बनने को तैयार है, लेकिन अभी तक इस मामले पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था। यानी इस तरीके के स्लो प्रोसेस को लेकर भी दोस्तों कहीं ना कहीं उन पार्टियों को बढ़ावा मिलता है जो दूसरी पार्टी से आने वाले विधायकों को पैसा देकर पार्टी में शामिल कराते हैं, तोड़कर सरकार बनाते हैं, जनता के द्वारा दिए गए मैंडेट का विरोध करते हैं और जनता के वोट से ऊपर अपने पैसे को बना देते हैं। जिस तरीके का नजारा 2017 में गोवा में देखने को मिला था, देखते हैं इस बार गोवा की जनता की तरफ से कैसे वोट किए गए हैं, कितनी सीटें किसको दी गई हैं और क्या कांग्रेस पार्टी अगर ज्यादा सीट जीत कर आती है तो क्या वो सरकार बना पाएगी या फिर से भारतीय जनता पार्टी विधायकों को तोड़कर सरकार बनाएगी, क्योंकि पूरी तरीके से अनएथिकल प्रैक्टिस है, लेकिन फिर भी होता है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि देश के अंदर जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे न्यायपालिका हो या फिर अन्य इंस्टीट्यूशन, सभी पर कहीं ना कहीं गंभीर सवाल जरूर खड़े हुए हैं। वहीं पर राजस्थान बजट के दौरान सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का घोषणा कर दिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले की जमकर तारीफ हो रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने भी कहा कि जहां पर इच्छा शक्ति होती है वहां पर कुछ भी करना असंभव नहीं है। उन्होंने कहा कि राजस्थान ने ये करके दिखाया है, हमारी सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में तो हम भी करके दिखाएंगे। अखिलेश यादव ने ये वादा समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में कर दिया है दोस्तों और गठबंधन उनके साथ में खड़ा भी है। तो यानी सपा की सरकार बनते ही पुरानी पेंशन की योजना उत्तर प्रदेश में भी लागू कर दी जाएगी, सपा ने ये वादा कर दिया है। तो इसका एक नजारा विपक्ष की सरकार में यानी राजस्थान सरकार में देखने को मिल ही चुका है। वहीं आपको बता दें कि बसपा बीजेपी की बी टीम थी तो सपा ने उनके साथ मिलकर चुनाव क्यों लड़ा, मायावती ने यह सवाल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से पूछा है। वहीं पर राकेश टिकैत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोस्तों कुछ बड़ी बातें कही हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी ने किसानों का भरोसा तोड़ा है, सरकार ने जिस वादे के साथ किसान आंदोलन खत्म कराया था वो वादा पूरा नहीं हुआ। और इसके बाद उन्होंने एक बात कही है कि बीजेपी फिर से हिंदू मुसलमान का कार्ड खेल रही है, लेकिन इस बार उनको फायदा नहीं पहुंचने वाला। उन्होंने अपनी बातों को और आगे बढ़ाते हुए कहा कि कृषि कानून के मद्देनजर जनता के बीच में एक अवेयरनेस फैली है, हम उसको और ज्यादा जनता के बीच में ले जा रहे हैं। साथ साथ उन्होंने कहा कि किसानों को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करना चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी अगर गड़बड़ी करती है जैसा यूपी में पंचायत चुनाव के दौरान किया गया था तो वो जीत सकती है। यानी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी गड़बड़ी करेगी इस तरीके के अंदेशे भी कई लोग लगा रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आप लोग जानते ही है कि पंचायत चुनाव में जिस तरीके से एक नंगा नाच देखने को मिला था और जैसे लोगों को डराया धमकाया गया था, कई जगह पर दोस्तों प्रायोजित हिंसा भी की गई थी। तो इस पूरे मामले पर राकेश टिकैत ने अंदेशा जाहिर किया है कि कुछ न कुछ गलतियां, कुछ न कुछ चुनाव जीतने के लिए हथकंडे भी अपनाए जा सकते हैं। ये उन्होंने जनता को सचेत भी कर दिया है। ऐसे में आपको बताते चले कि एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर यूक्रेन मामले को लेकर प्रियंका गांधी ने भी कहा कि हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हम अपने भारत के लोगों को वापस सुरक्षित भारत लेकर आ जाएं और इसके बाद ही आगे और मामले पर विचार किया जा सकता है। अगर दोस्तों आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़ने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।